इतना तो साफ था कि उस पहाड़ के नीचे जो कुछ भी कैद था वो बहुत बड़ा है और अब वो वहाँ पर था भी नहीं। पहाड़ से लौटने के बाद राउनो ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ ठीक है और क्रिसमस अब भी पहले की तरह मनाया जा सकता है, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रेनडियर खत्म हो चुके थे, पैसे भी नहीं थे और कॉर्वी के अंदर से कोई अजीब चीज आजाद हो चुकी है। उधर पीटर अपने कमरे में जाकर खिड़कियां वगैरह ढंग से बंद कर रहा था। इसके बाद उसने अपनी हिफाजत के लिए हॉकी के प्रोटेक्टिव पैड्स पहन लिए। जूसो को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं था तो पीटर ने उसे पुरानी किताबों वाली वो तस्वीर दिखाई। उन तस्वीरों में सैंटा एक सींग वाला जंगली आदमी था जो नंगे पैर बर्फ में चलता था। पीटर ने जूसो को वो डायग्राम भी दिखाया जो उसने ड्रिलिंग ऑफिस से चुराया था। अब सारी बातें धीरे धीरे खुलने लगी। पुराने जमाने में शायद उनके इलाके के लोग उस दरिंदे से डरते होंगे क्योंकि वो शरारती बच्चों को उठाकर ले जाता था। इसीलिए एक दिन उन्होंने चाल चली, वो उस दरिंदे को एक बर्फीली झील तक ले गए। जैसे ही वो बर्फ के बीच पहुंचा होगा बर्फ टूट गई होगी और जरूर वो पानी में डूब गया होगा और फिर झील ऊपर से दोबारा जम गई। इसके बाद गांव वालों ने उस दरिंदे के साथ जमी हुई बड़ी बर्फ की चट्टान को बाहर निकाला और फिर ऊपर पहाड़ के अंदर हमेशा के लिए दफना दिया। वही पत्थरों का ढेर आगे चलकर कॉर्वी नाम का पहाड़ बन गया। जूसो को फिर भी उस पुरानी कहानी के ऊपर खास यकीन नहीं था, लेकिन पीटर को पूरा यकीन था कि ये सब कुछ सच है। उसने कहा कि हमें बड़े लोगों को बता देना चाहिए कि फेंस में सुराख हम दोनों ने किया था क्योंकि हो सकता है हमारी उस गलती की वजह से ही सब बिगड़ा हो। लेकिन जूसो ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर उनके माँ बाप को सच पता चल गया तो दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। उधर नीचे राउनो ने क्रिसमस के लिए जिंजर ब्रेड और दूध का खाना तैयार किया, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। खाते वक्त पीटर ने धीरे से कहा कि ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी मम्मा बनाती थी। ये सुनते ही राउनो ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई भी उसकी आंखों के आंसू देख न सके। कुछ देर बाद पीटर ने अचानक पूछा कि क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। फिर उसने अपने पिता से सवाल किया कि अगर मैं अचानक कहीं गायब हो जाऊं तो क्या सबको बुरा लगेगा। राउनो के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस पीटर को सोने के लिए भेज दिया। उस रात पीटर खिड़की के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ में चाबियों का गुच्छा कसकर पकड़ा हुआ था ताकि अगर उसे नींद आ भी जाए तो चाबियां गिरकर उसे जगा दें। लेकिन आखिरकार थकान जीत गई, चाबियां उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और पीटर की आंख लग गई। उधर कॉर्वी पर ड्रिलिंग साइट का माहौल एक बुरे सपने में बदल चुका था। ब्रायन नाम के एक वर्कर ने रेडियो पर राइली से संपर्क किया और घबराते हुए कहा कि ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। उसका कहना था कि पहाड़ से जो चीज निकली थी वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा राइली सोच रहा था। वो चीज जिंदा है और सारे वर्कर बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन राइली उस वक्त साइट से दूर था। उसने ब्रायन की एक भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उसका बस एक ही हुक्म था, हर हाल में उस चीज को मुझ तक पहुंचाना है तुम लोगों को। अगले ही पल पूरे कैंप में लोगों की चीखें गूंजने लगी। तभी ब्रायन ने अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते देखा। उसके नंगे पैर बर्फ पर साफ नजर आ रहे थे। अब अगली सुबह क्रिसमस का दिन था, लेकिन राउनो के घर में अब भी खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। खाना जल चुका था, आग भी ढंग से नहीं जली थी। जैसे ही राउनो ने आग जलाने की कोशिश की अचानक से कुछ फट गया। आवाज सुनते ही पीटर हथियार लेकर दौड़ता हुआ नीचे आया। दरअसल उस चिमनी के अंदर पीटर का बनाया हुआ एक छोटा सा ट्रैप था। राउनो ने कहा कि क्या हरकत है ये, लेकिन पीटर ने गंभीर होकर कहा कि मैंने ये ट्रैप हमारी हिफाजत के लिए लगाया है ताकि कोई चिमनी से घर के अंदर न घुस पाए। खैर कुछ देर बाद दोनों बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि वुल्फ ट्रैप के ऊपर लटकाया हुआ सुअर का सर गायब था। ये देखते ही पीटर जोर से चिल्लाया और राउनो को बुलाया। जैसे ही दोनों ट्रैप के पास पहुंचे तो पहले राउनो को उसके अंदर कुछ सफेद पंख नजर आए, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक इंसान का हाथ दिखा। ये देखते ही उसने तुरंत पीटर को वहां से दूर खींच लिया। उसने झूठ कह दिया कि इसके अंदर बस एक बड़ा पक्षी है, लेकिन पीटर समझ गया था कि उसके पिता उससे सच छुपा रहे हैं। तभी अचानक पाइपर सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर पीटर को मेरी क्रिसमस कहने के लिए आ गया, लेकिन राउनो ने उसे वहीं रोक लिया और मदद मांगी। दूर खड़ा पीटर देख रहा था कि दोनों मिलकर एक बड़े बोरे में बंद किसी चीज को घसीटकर कसाई खाने की तरफ ले जा रहे थे। अंदर जाकर उन्होंने उस बोरे को खोला तो एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। वो बहुत दुबला पतला था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी जैकेट की जेब से एक अमेरिकन पासपोर्ट मिला। उस पासपोर्ट पर उसका नाम ब्रायन ग्रीन लिखा था। ये देखते ही राउनो और पाइपर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि ये पहाड़ पे ड्रिलिंग करने वाले अमेरिकन में से एक है और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि राउनो का लगाया हुआ वो ट्रैप गैर कानूनी था। उसने उसकी परमिशन नहीं ली थी। अगर किसी को पता चल गया कि एक अमेरिकन की उस ट्रैप में फंसकर जान चली गई तो राउनो की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को लेकर दोनों सोचने लगे कि इस पूरी घटना को कैसे छुपाया जाए। उधर पीटर चुपके से दोबारा उस ट्रैप के पास गया। वहाँ उसे आलू रखने वाला एक बोरा मिला, लेकिन उसमें आलू नहीं थे बल्कि लकड़ी से बनी हुई एक बहुत ही डरावनी सी गुड़िया रखी हुई थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो चुपके से कसाई खाने के पास लौट आया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर राउनो और पाइपर अभी भी उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए कि तभी अचानक उस बूढ़े की उंगली हिलने लगी। अगले ही पल उसने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। फिर वो किसी जंगली जानवर की तरह हवा को सूंघने लगा और धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाकर सीधा खिड़की से बाहर खड़े पीटर की तरफ देखने लगा। ये देखते ही पीटर डर के मारे वहां से भाग निकला। राउनो भी उसके पीछे दौड़ा। उसे डर था कि कहीं पीटर किसी को सब कुछ बता ना दे। इधर दौड़ते दौड़ते पीटर सड़क तक पहुंच गया। तभी वहां से शेरिफ की गाड़ी गुजर रही थी। वो तुरंत उस गाड़ी में बैठ गया। राउनो भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। फिर शेरिफ उन दोनों को लेकर सीधा एमो के घर गया। वहां पता चला कि रात में किसी ने उनके बाड़े में घुसकर चोरी कर ली थी। हैरानी की बात ये थी कि चोर सारे आलू रखने वाले बोरे उठा ले गए थे, लेकिन आलू वहीं छोड़ गए। तब शेरिफ ने बताया कि सिर्फ एमो का ही नहीं, लगभग हर घर का यही हाल है। चोर घरों से हर वो चीज चुरा कर ले गए जो गर्मी पैदा कर सकती है, जैसे स्टोव, हीटर, यहाँ तक कि हेयर ड्रायर भी। और अंदर घुसने के लिए उन्होंने कई जगहों पे तो दीवारें तक तोड़ डाली। एमो का मानना था कि सबके पीछे वही ड्रिलिंग कंपनी वाले अमेरिकन हैं। उसने गुस्से में कहा कि वो लोग जरूर कोई अजीब मशीन बना रहे होंगे, लेकिन राउनो वहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि सवाल शुरू होने से पहले वो पीटर को लेकर वहाँ से निकल जाए। उधर पीटर के दिमाग में अलग ही बात चल रही थी। अब उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था। उसे यकीन था कि पहाड़ से निकली कोई चीज गर्मी पैदा करने वाली हर चीज इकट्ठा कर रही है और कोई दूसरा है जो गाँव के बच्चों को उठाना चाहता है। राउनो के निकलने से पहले ही पीटर बड़े लोगों की बात को नजरअंदाज करके सीधा जूसो के कमरे की तरफ दौड़ गया। उसे लगा कि जूसो कंबल ओढ़कर सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया उसके होश उड़ गए। बेड पर जूसो नहीं था, बल्कि उसकी जगह वही डरावनी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पीटर को वुल्फ ट्रैप के पास मिली थी।